5 नवंबर 2025 को रूस की सुरक्षा परिषद के एक कमरे में एक कुर्सी खाली रही। वो कोई आम कुर्सी नहीं थी, वो सर्गेई लावरोव की सीट थी। वो आदमी जिसने 21 साल तक विदेश मंत्री के रूप में सेवा की, पूरी दुनिया के लिए रूस का राजनयिक चेहरा बना रहा। पुतिन वहां परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। लावरोव नहीं थे। किसी ने नहीं बताया, बताने की जरूरत भी नहीं थी। रूस में आजकल अनुपस्थिति किसी भी आधिकारिक बयान से अधिक बोलती है। 2 दशक पहले ऐसा कुछ सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि एक समझौता था, एक अनकहा लेकिन पूरी तरह से असली समझौता था, जो तय करता था कि पुतिन की व्यवस्था में कौन बचता है और कौन गिरता है। और ये समझौता अभी अभी टूट गया है। साल है 2000। व्लादिमीर पुतिन ने अभी अभी एक बर्बाद देश की राष्ट्रपति पद संभाली है। 90 का दशक रूस को घुटनों पर ले आया था। जब सड़कों पर अराजकता छाई हुई थी, एक छोटे से समूह ने सोवियत संघ के बचे हुए हिस्सों को लूटने का फायदा उठाया। उन्हें ओलिगार्क कहा जाता था। गुप्त सौदों, बेकाबू भ्रष्टाचार और ऐसे अपराधों के जरिए जिन्हें कोई जांचने की हिम्मत नहीं करता था, इन चंद लोगों ने रूसी अर्थव्यवस्था के विशाल हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उनके पास प्राइवेट जेट, महल, कंपनियां और राजनीतिक ताकत थी। पुतिन ने उन्हें बुलाया। 21 आदमी, रूस के सबसे अमीर और ताकतवर लोग, क्रेमलिन में इकट्ठा हुए। उस कमरे में जो हुआ उसने अगले 25 सालों को परिभाषित कर दिया। पुतिन ने न तो चिल्लाया, न ही खुलकर धमकी दी। उन्होंने बस नए नियम पेश कर दिए। तुम सब कुछ रख सकते हो, हवेलियां, जेट, अरबों की दौलत। मैं यह जांच नहीं करूंगा कि तुमने ये दौलत 90 के दशक में कैसे हासिल की, लेकिन इसके बदले तुम लोग पूरी तरह राजनीति से दूर रहोगे। मेरी सत्ता को स्वीकार करो, अपनी सारी राजनीतिक संरचनाएं तोड़ दो और कभी भी किसी भी हालत में मुझे चुनौती मत देना। कई लोगों ने सहमति दी, क्योंकि वे समझ गए कि यह आदमी सौदा नहीं कर रहा। जिन्होंने स्वीकार किया उन्हें इनाम मिला। उनकी दौलत कई गुना बढ़ गई, उनकी स्थिति मजबूत हो गई। वफादारी ही सौदेबाजी की मुद्रा थी। राजनीतिक चुप्पी के बदले दौलत, पूरी आज्ञाकारिता के बदले सुरक्षा। लेकिन इस समझौते का एक दूसरा पहलू भी था। जो लोग इस समझौते को तोड़ते थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से नाटकीय अंदाज में बर्बाद कर दिया जाता था, ताकि हर कोई देख सके और समझ सके। मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने यह बात सबसे बुरी तरह सीखी। वह 2003 में रूस के सबसे अमीर आदमी थे और यूकोस नाम की विशाल तेल कंपनी के मालिक थे। खोदोरकोव्स्की ने एक घातक गलती कर दी। उन्हें लगा कि उनका पैसा उन्हें राजनीतिक ताकत देता है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को फंड देना शुरू किया और खुलेआम पुतिन की आलोचना की। उस साल अक्टूबर में रूसी गुप्त पुलिस के नकाबपोश एजेंटों ने साइबेरिया के हवाई अड्डे पर उनके विमान पर छापा मारा। उन्हें 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनकी कंपनी को टुकड़ों में बांटकर राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ था, दौलत ताकत नहीं है, वफादारी ही ताकत है। व्लादिमीर गुसिंस्की दूसरा उदाहरण थे। उन्होंने एक मीडिया साम्राज्य खड़ा किया जिसमें एनटीवी शामिल थी, जो रूस का एकमात्र स्वतंत्र टेलीविजन नेटवर्क था। उनका अपराध, एनटीवी क्रेमलिन की आलोचना करता था, चेचन्या में हो रही क्रूर जंग की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करता था और सबसे बुरी बात, एक सैटायर शो दिखाता था जिसमें पुतिन का मजाक उड़ाने वाले कठपुतली किरदार होते थे। मई 2000 में मशीन गनों से लैस कमांडो ने एनटीवी दफ्तरों पर हमला किया। गुसिंस्की को जून में गिरफ्तार किया गया। उन पर $10 मिलियन चुराने का आरोप लगाया गया। वह विदेश भाग गए। उनका नेटवर्क गजप्रोम द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, जो कि राज्य के नियंत्रण में है। संदेश एक बार फिर साफ था, स्वतंत्र मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आलोचना स्वीकार्य नहीं है। यही था वह सिस्टम, क्रूर, सत्तावादी लेकिन स्थिर। नियम सबको पता थे। मेरी सत्ता स्वीकार करो और तुम फलोगे फूलोगे, मुझे चुनौती दो और तुम गायब हो जाओगे। 22 साल तक यह समझौता पूरी तरह से काम करता रहा। पुतिन ने पूर्ण सत्ता को मजबूत किया।
जबकि उनकी वफादार एलिट चुप्पी के बदले अमीर होती गई। यह पूर्वानुमानित था, यह तर्कसंगत था, यही पुतिन की व्यवस्था की नींव थी। और फिर आया फरवरी 2022, जब यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ। जो कुछ दिनों का ऑपरेशन होना चाहिए था, वह एक विनाशकारी घर्षण युद्ध में बदल गया। अरबों रुपए युद्ध प्रयास में झोंक दिए गए। सैन्य बजट आसमान छू गया और युद्ध के मैदान में हारें बढ़ने लगीं। पहली बार वफादारी अब काफी नहीं थी। सिस्टम को अब दक्षता चाहिए थी, उसे नतीजे चाहिए थे और किसी को असफलताओं की कीमत चुकानी थी। 2024 में पुतिन ने अपने लंबे समय से रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटा दिया। यह सिर्फ मंत्री की अदला बदली नहीं थी, यह पूरी तरह से सफाया था। अगले महीनों में रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 3 पूर्व उपमंत्री, जनरल नौकरशाह, खुद शोइगु को बख्श दिया गया, लेकिन उनकी पूरी ताकत की नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। वह बेबस होकर देखते रहे जबकि दशकों पुरानी गठबंधनें नष्ट हो रही थीं। यह संदेश था, सेवा की अवधि मायने नहीं रखती। अगर स्पष्ट नाकामी या बड़ा भ्रष्टाचार है तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय तो समझ में आता था, है ना? वह हटाना युद्ध, सैन्य क्षमता और युद्ध के मैदान में नतीजों की जरूरत से जुड़ा हुआ था। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह तो बस शुरुआत थी, कि मशीन यही नहीं रुकेगी। सर्गेई मार्कोव वही सब कुछ थे जो पुतिन अपने एक सहयोगी में चाह सकते थे। सम्मानित राजनीतिक वैज्ञानिक, प्रभावशाली पत्रकार और प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। 20 से भी अधिक वर्षों तक वह पुतिन के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक रहे। वह राष्ट्रपति को इतिहास के महान पुरुषों में से एक कहते थे। वह वर्षों तक रूस की सार्वजनिक सभा के सदस्य रहे। 2007 में ड्यूमा के लिए चुने गए। 2012 के चुनावों में भरोसेमंद प्रवक्ता रहे। वह लगातार पश्चिमी मीडिया में क्रेमलिन का बचाव करते हुए दिखाई देते थे और आधिकारिक प्रचार को शब्द दर शब्द दोहराते थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो मार्कोव ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध यूक्रेन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे आजाद कराने के लिए है। उन्होंने काल्पनिक नाजियों की बात की, आक्रमण को मानवीय हस्तक्षेप कहा, अमेरिका को दोषी ठहराया और सब सही किया। अगस्त 2025 में रूसी न्याय मंत्रालय ने सर्गेई मार्कोव को विदेशी एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया। यह लेबल गद्दारों के लिए आरक्षित है, उन लोगों के लिए जिन्हें क्रेमलिन मानता है कि वे दूसरे देशों के साथ साजिश कर रहे हैं। मार्कोव ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसका अपराध, उसने एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की तारीफ की थी। उसने अलीयेव को कुशल नेता कहा था और कुछ नहीं। 2 दशकों की पूरी वफादारी के बाद किसी और नेता की एक तारीफ भरी बात ही उसे बर्बाद करने के लिए काफी थी। मार्कोव हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह फैसला अजीब और चौंकाने वाला है। उन्होंने हमेशा स्पेशल ऑपरेशन का समर्थन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अलेक्सी अल्योखिन एक छोटे स्तर के ओलिगार्क थे, लेकिन पूरी तरह से साथ थे। एक हथियार फैक्ट्री के निदेशक के रूप में वह सार्वजनिक रूप से युद्ध का समर्थन करते थे, सैन्य प्रयासों के लिए दान देते थे और क्रेमलिन समर्थक आयोजनों में भाग लेते थे। वह लग्जरी विदेशी कारें भी चलाते थे, जबकि आम रूसी नागरिकों को कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। यह दिखावटी पाखंड किसी को खटक गया। एक राष्ट्रवादी सैन्य ब्लॉगर जिसका नाम अलेक्जेंडर कोट्स था, ने उसे सार्वजनिक रूप से निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसने अल्योखिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि वह युद्ध के समय रूसी जनता की कीमत पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। सितंबर में अल्योखिन को विदेशी एजेंट घोषित किया गया। कुछ दिनों बाद उसे गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उसका असली जुर्म बहुत ज्यादा दिखने वाली दौलत होना, ऐसे दुश्मन होना जिनके पास मंच है, और जब सिस्टम को एक नया शिकार चाहिए था तब गलत जगह पर होना।
5 साल पहले अल्योखिन जैसे लोग अछूत माने जाते थे। जब तक वे वफादारी दिखाते थे, वे जितना चाहें उतना भ्रष्ट हो सकते थे। यह समझौते का हिस्सा था। अब वह समझौता रहा नहीं। तात्याना मोंटियान का जन्म क्रीमिया में हुआ था। उन्होंने मॉस्को में कानून की पढ़ाई की, कीव में रहीं, जहां वे हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों की वकील बनी। 2013 के यूरोप समर्थक प्रदर्शनों का विरोध किया, रूस समर्थक विवादास्पद हस्तियों का बचाव किया। जब युद्ध शुरू हुआ तो वे यूक्रेन छोड़कर रूस चली गईं। वे रूसी टेलीविजन पर लगातार दिखने लगीं। अपने ही देश पर हमले का समर्थन करने वाली एक यूक्रेनी प्रचार तंत्र के लिए सोने के समान थी। यह साबित करता था कि युद्ध न्याय संगत है, कि यूक्रेनी भी मॉस्को का समर्थन करते हैं। अक्टूबर 2025 में मोंटियान को सिर्फ विदेशी एजेंट ही नहीं कहा गया, उन्हें आतंकवादी और उग्रवादी भी घोषित कर दिया गया, जो कि क्रेमलिन द्वारा दी जाने वाली सबसे कठोर श्रेणियों में से एक है। उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। उसे पूरी तरह से राज्य की निगरानी में रखा गया। सरकार ने वजह स्पष्ट नहीं की। ऐसी खबरें हैं कि उसने जो पैसे फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए जुटाए थे, उनमें से कुछ का गबन किया। और उसने एक और गलती की। उसने युद्ध अपराधों और मोर्चे पर पूरी तरह अव्यवस्था के बारे में बात की। आलोचनाएं भले ही किसी सहयोगी से आई हों, अस्वीकार्य थीं। मोंटियान को मॉस्को में एक आरामदायक जीवन मिलना चाहिए था। टेलीविजन कार्यक्रम, सुरक्षा, पहचान। इसके बजाय वह पूरी तरह से अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है, राज्य की दुश्मन के रूप में देखी जा रही है। तो वहां लावरोव हैं, खाली कुर्सी। वह आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी रूसी राज्य को समर्पित कर दी, 80 के दशक में राजनीति में आया। उन्होंने विदेश मंत्रालय की पदानुक्रम में सावधानी पूर्वक तरक्की की और रूस के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बन गए। 2004 में उन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला। 21 वर्षों तक वे रूस की कूटनीतिक आवाज रहे। अडिग अनिवार्य नवंबर 2025 तक। सबसे पहले सुरक्षा परिषद की परमाणु परीक्षण बैठक में उनकी अजीब अनुपस्थिति। फिर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने घोषणा की कि लावरोव को G20 शिखर सम्मेलन के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में बदल दिया गया है। पेस्कोव ने खास तौर पर कहा कि यह फैसला पुतिन ने खुद लिया है। लावरोव को आसियान शिखर सम्मेलन में भी बदल दिया गया था। उसकी ताकत सार्वजनिक रूप से बिखर रही थी। वजह एक टेलीफोन कॉल। अक्टूबर में लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। उद्देश्य था पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक के लिए जमीन तैयार करना। सूत्रों के अनुसार लावरोव अडिग रहे। उन्होंने यूक्रेन पर मॉस्को की सख्त मांगों को नरम करने से इनकार कर दिया। बातचीत तनावपूर्ण थी। रूबियो ने ट्रंप को बैठक रद्द करने की सलाह दी और ट्रंप ने बैठक रद्द कर दी। पुतिन के लिए किसी न किसी को दोषी ठहराना जरूरी था। लावरोव, जो 2 दशकों से अनुभवी राजनयिक हैं, इस बार दोषी ठहराए गए। पेस्कोव को सार्वजनिक रूप से लावरोव की बर्खास्तगी की अफवाहों का खंडन करना पड़ा, जो क्रेमलिन की भाषा में आमतौर पर अफवाहों की पुष्टि करता है। 4 मामले 4 वफादार मार्कोव को एक प्रशंसा के लिए, अल्योखिन को स्पष्ट भ्रष्टाचार के लिए, मोंटियान को हल्की आलोचना के लिए, लावरोव को एक राजनयिक विफलता के लिए। किसी ने पुतिन को चुनौती नहीं दी, विपक्ष को वित्त नहीं दिया या राष्ट्रपति की आलोचना नहीं की। उन्होंने वही किया जो वे हमेशा करते आए हैं, सेवा की, और फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। तो यह सब क्यों हो रहा है? एकातेरिना शुल्मान, एक रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक, के पास एक डरावना सिद्धांत है और यह काफी मायने रखता है। ऐसे सोचो, सबसे पहले क्रेमलिन ने उन लोगों के पीछे जाना शुरू किया जो युद्ध के खिलाफ थे। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, पत्रकारों को चुप कराया, संगठनों को बंद कर दिया। अब उस समूह में कोई नहीं बचा है। समस्या यह है, दमनकारी मशीनरी बस यूं ही रुक नहीं सकती। रूस की गुप्त पुलिस बहुत बड़ी है। सुरक्षा मंत्रालयों में हजारों लोग हैं।
और इन सभी अधिकारियों को पदोन्नति के लिए परिणाम दिखाने होते हैं। बड़े बजट को सही ठहराने के लिए वे राज्य के दुश्मनों की तलाश करते हैं। यही है कि सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपने पहले ही सभी विपक्षियों को, युद्ध के सभी आलोचकों को, सारी स्वतंत्र मीडिया को खत्म कर दिया है तो बचता कौन है? जवाब सीधा और डरावना है। खुद के सहयोगी, प्रचारक, युद्ध समर्थक, ब्लॉगर, वफादार अधिकारी। मशीन को खुद को चलाने के लिए खाना चाहिए और अब यह अपनी ही टीम के लोगों को निगल रही है। लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा है जो सब कुछ और भी बुरा बना देता है। पूरा रूसी सिस्टम युद्ध की आग में फिर से बनाया जा रहा है और इस नए क्रूर माहौल में जो सुरक्षा पहले मौजूद थी वो बस गायब हो गई है। पहले कुछ सीमाएं थीं, कुछ लोग अछूत थे, एक सम्मानित पदानुक्रम था और अब हर कोई अपने लिए है। पुतिन की नेतृत्व शैली के बारे में सोचिए। वह अस्पष्ट हैं, दूर रहते हैं और कई परिस्थितियों में स्पष्ट निर्णय नहीं लेते। क्या आपको प्रिगोजिन याद है? वैगनर के प्रमुख ने 1 साल तक रक्षा मंत्रालय से सार्वजनिक रूप से झगड़ा किया। सभी देख रहे थे। पुतिन ने कुछ नहीं किया, संघर्ष को बढ़ने दिया जब तक वह सशस्त्र विद्रोह बनकर मॉस्को नहीं पहुंचा। यह उदासीनता शक्ति का शून्य बना देती है और इसी शून्य में सरकार के भीतर अलग अलग समूह एक दूसरे पर हमला करने लगे। मार्कोव और अल्योखिन को इसीलिए नहीं हटाया गया क्योंकि उन्होंने असली अपराध किए थे। उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वियों, कोट्स जैसे ब्लॉगर और सोलोवियो जैसे प्रचारक ने उन्हें दमनकारी सिस्टम के हवाले कर दिया। क्यों? अपनी सुरक्षा, संपत्ति हड़पने, पदोन्नति और जीवित रहने के लिए। यही हो रहा है। सिस्टम सचमुच खुद को ही खा रहा है। वो अभिजात वर्ग जिसने दशकों तक पुतिन का समर्थन किया अब बिखर चुका है। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। मंत्री, उद्योगपति, प्रचारक सभी अपने कंधे के ऊपर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगला नंबर उनका तो नहीं है। और जब आप सिर्फ अपनी जान बचाने की सोच में होते हैं तो देश को प्रभावी ढंग से चलाना नामुमकिन हो जाता है। अब अधिकारी 2 बातों पर ध्यान दे रहे हैं: प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करना इससे पहले कि उन पर हमला हो, और पुतिन के प्रति बेहद वफादारी दिखाना, ये उम्मीद करते हुए कि यही उन्हें बचा लेगा। इसका सीधा असर युद्ध पर पड़ता है। क्यों? आप जानते हैं क्या होता है जब आप किसी जनरल को सच बोलने पर जेल में डाल देते हैं? अगला जनरल शायद झूठ बोलने पर मजबूर हो जाएगा। यह इतना ही आसान है और यही है इस सब की सबसे बड़ी विडंबना। पुतिन ने यह प्रक्रिया शुरू की थी पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उन्हें चुनौती न दे सके और वफादारी को पूरी आज्ञाकारिता में बदलने के लिए। लेकिन जानते हैं उन्होंने असल में क्या हासिल किया? कुछ ऐसा शुरू कर दिया है जिसे अब वो खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते। वो उस समर्थन की नींव को नष्ट कर रहे हैं जो उनकी सत्ता को बनाए रखती है। वो अपने ही प्रचारकों को खुद से दूर कर रहे हैं, अपने सबसे वफादार समर्थकों को राज्य के दुश्मन बना रहे हैं, काबिल कमांडरों को जेल में डाल रहे हैं, अपने सबसे अनुभवी राजनयिकों को दोषी ठहरा रहे हैं। युद्ध ने उन सभी कमजोरियों को उजागर कर दिया है जो रूस दशकों से अपने साथ लिए हुए हैं। हर स्तर पर भ्रष्टाचार, खुफिया तंत्र की विफलताएं और लगातार बनी रहने वाली अव्यवस्था। लावरोव की वो खाली कुर्सी सिर्फ एक बदनाम हुए राजनयिक के बारे में नहीं है, वो एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक है जो खुद अपने ही खिलाफ हो गया है। यह साबित करता है कि वफादारी अब किसी को नहीं बचाती। अब जरा सोचिए, अगर लावरोव भी गिर सकता है तो कोई भी गिर सकता है, और जब कोई भी कभी भी गिर सकता है तो असल में कोई भी किसी के साथ नहीं है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि पुतिन इस स्थिति को पलट पाएंगे? अपनी टिप्पणी नीचे लिखें। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें रूस में वास्तव में क्या हो रहा है यह समझने की जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए विश्लेषण न मिस करें। अगली बार तक के लिए